वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। और आज मैं बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम के लिए फार्मा एनालिसिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका फार्मा एनालिसिस का पेपर आने वाला है या आप फार्मा एनालिसिस, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर फार्मा एनालिसिस काफी टफ सब्जेक्ट है और बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आता है, हम एग्जाम में उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और कई बार हम उसमें बैक भी हो जाते हैं। तो मैं आज आपको फार्मा एनालिसिस को पढ़ने की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो फार्मा एनालिसिस आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरी पहली टिप ये होगी कि जब भी आप फार्मा एनालिसिस को पढ़ना स्टार्ट करें तो देखिए, फार्मा एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, या तो हम किसी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं या किसी एनालिटिकल टेक्निक को पढ़ते हैं। एनालिटिकल टेक्निक से मतलब है जैसे टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हो गई। वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो HPLC हो गया, GC हो गया, FTIR हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अगर हम फार्मा एनालिसिस का पूरा सिलेबस देखेंगे तो या तो वो एनालिटिकल टेक्निक से मिलकर बना है या इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को या एनालिटिकल टेक्निक को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करें उसका प्रिंसिपल, कि वो टेक्निक किस प्रिंसिपल पे आधारित है, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, लाइब्रेरी के अंदर हर तरह की बुक अवेलेबल है। अगर चाहें तो आप डीपली पढ़ना चाहें तो डीपली पढ़ने के लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे तो शॉर्ट के लिए भी बुक अवेलेबल है। एक बार आपको लाइब्रेरी जाना होगा, आप बुक सर्च करेंगे, आपको सभी तरह की बुक मिल जाएगी। तो आप किस तरीके से उस प्रिंसिपल को पढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट मेरी टिप ये होगी कि सबसे पहले आपको उसका प्रिंसिपल समझना होगा। अगर आप उस प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो आप उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो या कोई भी एनालिटिकल टेक्निक हो, आप उसको इजीली समझ पाएंगे, जिससे कि जब आप उसको आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज बहुत इजी वे में समझना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा एक सेकंड टिप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है एनालिटिकल के लिए, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज के अंदर एनालिसिस ही पढ़ाता हूं और जब भी मैं कॉपी चेक करता हूं, जब फाइनल एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एनालिटिकल टेक्निक को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को डायग्राम की हेल्प से समझाता है तो उससे मुझे भी बहुत इजी हो पड़ता है चेक करने के लिए, और मैं उसके आंसर को भी बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाता हूं। तो आप कोशिश करें कि आप देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं इस टिप का मतलब ये नहीं होगा कि जहां पर डायग्राम की जरूरत नहीं है वहां पर भी डायग्राम बना दिया जाए, ऐसा नहीं। फिर भी एनालिसिस के अंदर अगर आप डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू अगर किसी आंसर को समझाते हैं तो आप बहुत इजी वे में समझा भी पाएंगे, और जो क्वेश्चन चेक कर रहा है वो भी इजी वे में उस आंसर को समझ के आपको प्रॉपर तरीके से मार्क दे पाएगा। तो कोशिश करें कि जहां पर भी डायग्राम की रिक्वायरमेंट हो वहां पर आप नीट और क्लीन डायग्राम ड्रॉ करें और डायग्राम के माध्यम से आप उस आंसर को समझाएं, उस इंस्ट्रूमेंट या एनालिटिकल टेक्निक को समझाएं। ये बहुत जरूरी है। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि कई लड़के जब डायग्राम बनाने जाते हैं तो डायग्राम इतने बड़े बड़े बनाते हैं जिससे कि वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेज कवर कर सकें और हमारा आंसर बड़ा हो। ऐसा नहीं, आप कोशिश करें कि डायग्राम आप उतनी ही जगह स्पेस में बनाएं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। जरूरत से ज्यादा स्पेस ना लें, उससे आपका इंप्रेशन ही खराब होगा। तो देखिए, सेकंड पॉइंट का मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एनालिसिस का पेपर देने जा रहे हैं, फार्मा एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलेंगे। इसके लिए आप एग्जाम से एक दिन पहले डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो वो देखिए, कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि डायग्राम लड़के बनाना तो चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि डायग्राम कौन सा बनाना है। तो इसके लिए भी मैं आपको ये टिप दूंगा कि या तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए, गूगल पे आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे जो आपको इजी लगे, जिसको आप इजी में बना सकें और आप इजी अंडरस्टैंड कर सकें, उस डायग्राम को बनाइए। कई बार क्या होता है कि बुक्स के अंदर कुछ ऐसे डायग्राम्स दिए जाते हैं जो हम इजी वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और वो हम बना नहीं पाते हैं, याद नहीं रह पाता है। या कॉलेज के अंदर भी जब हमको टीचर्स बोर्ड में समझाते हैं तो भी वो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जो हम इजी वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जिस तरीके का डायग्राम समझ में आ रहा है वैसा डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल जाइए, सर्च कीजिए, आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट के या एक ही एनालिटिकल टेक्निक के बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे जो आपको सिंपल लगे, जो आप इजी वे में पढ़ सकें और इजी वे में समझा सकें, वही डायग्राम बनाइए, ये कोशिश कीजिए। यहां पर मैं एक टिप और देना चाहूंगा कि जब भी आप एनालिसिस के अंदर किसी भी एनालिटिकल टेक्निक को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पढ़ना ये स्टार्ट कीजिए कि वो इंस्ट्रूमेंट की खोज क्यों की गई। जी हां, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, उसकी खोज क्यों की गई। इससे आप उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत इजी वे में समझ पाएंगे और उसका प्रिंसिपल भी आप बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कोई भी एनालिटिकल
टेक्निक हो जैसे एफटीआईआर की खोज की गई क्योंकि हमको ड्रग के फंक्शनल ग्रुप का पता लगाना था। वहीं एचपीएलसी की खोज ड्रग की प्यूरिटी के लिए यूज किया जाता है या ड्रग की क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। एनएमआर के माध्यम से हम किसी भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और कार्बन के नंबर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वहीं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज जो होता है वो किसी भी अननोन सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। वहीं अगर हम जीसी की बात करें, गैस क्रोमेटोग्राफी की, तो उसकी खोज की गई वोलेटाइल सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए। तो हर इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल टेक्निक्स की जो खोज की गई है वो किसी ना किसी कारण से की गई है, किसी ड्रग के कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए की गई है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो भी मैं एनालिटिकल टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी खोज क्यों की गई और इसका क्या यूज है फार्मा फील्ड के अंदर। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आप उसके प्रिंसिपल को बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेरी अगली टिप ये होगी कि जब हम किसी भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके पार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो काफी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जहां पर कई पार्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि मोनोक्रोमेटर सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज किया जाता है। डिटेक्टर्स, और डिटेक्टर के अंदर जैसे पीडी डिटेक्टर हो गया, ये भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। रिकॉर्डर हो गया या आयन सोर्स हो गए, ये सभी वो पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के जो आपको काफी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सेम मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी यूज हो रहे हैं, इधर भी यूज हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल वे में आप उनके इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट को समझ पाएंगे। तो ये मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं कि आप सभी पार्ट्स को पढ़िए, बट आपके दिमाग में जब ये चीज आ जाएगी तो आप बहुत इजी वे में सभी पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन पार्ट्स को आप जब दूसरा आंसर लिखेंगे तो वहां पर भी आप वो पार्ट्स का आंसर लिख सकते हैं। तो आप एक पार्ट्स को याद करेंगे तो वो फिर दूसरे आंसर में भी यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो आप बुक के अंदर जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अब जो मेरी आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप होगी वो ये होगी कि जब भी आप एनालिसिस पढ़ें तो शॉर्ट नोट बना लीजिए। तो शॉर्ट नोट बनाने का फॉर्मेट मैं आपको साइड में बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक ही रजिस्टर के 2 पेज लिए हैं और यहां पर मैंने कॉलम्स में उसको डिवाइड कर लिया है। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा है इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल टेक्निक का नाम, दूसरे कॉलम के अंदर मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल, तीसरे कॉलम के अंदर मैं शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं, चौथे के अंदर इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स के बारे में मैंने समझाया है, पांचवें पार्ट के अंदर मैंने एप्लीकेशंस के बारे में बताया है और छठे के अंदर मैंने रिमार्क दिया है। रिमार्क का मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट या एनालिटिकल टेक्निक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो मैं रिमार्क के अंदर लिख सकता हूं जिससे कि मुझे याद रहे। जैसे कि किसी एग्जांपल के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक से ज्यादा डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है, जैसे एचपीएलसी हो गया, तो मैं रिमार्क के अंदर उन सभी डिटेक्टर्स के नाम लिख सकता हूं जिससे कि मुझे याद रहे कि इसके अंदर इतने टाइप के डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है, या कोई भी ऐसा पार्ट जो कि मुझे मेंशन करना जरूरी है और वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से मैं एक रजिस्टर के अंदर ये सारे कॉलम बना लूंगा और शॉर्ट इंफॉर्मेशन में लिख दूंगा। जैसे प्रिंसिपल में शॉर्ट में समझा दूंगा, शॉर्ट डायग्राम बना दूंगा, उसकी एप्लीकेशंस में छोटे छोटे पॉइंट 4-5 पॉइंट लिख दूंगा और एप्लीकेशंस में कुछ पॉइंट लिख दूंगा, उसके पार्ट्स लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं एक ही पेज के अंदर में एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को मैं एक ही टाइम पे पढ़ सकता हूं और बहुत इजी वे में पढ़ सकता हूं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं जो कि आपको एग्जाम के समय में काफी हेल्प करेंगे। और इसमें यह होगा कि आप ये कर सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि काफी सिमिलर हो उनको आप पास लिख सकते हैं। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें, जैसे मैंने बताया था कि मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर्स जो होते हैं वो काफी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सेम यूज होते हैं, तो उनको आप पास में लिख सकते हैं जिनमें डिटेक्टर्स सेम यूज हो रहे हो, मोनोक्रोमेटर सेम यूज हो रहे हो, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिनके यूज बिल्कुल सेम होते हो जैसे एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, टीएलसी, इनको आप साथ में लिख दीजिए तो आप बिल्कुल इजी वे में समझ पाएंगे। या आप सारी क्रोमेटोग्राफी को एक साथ लिख सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, है ना, आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इन सभी क्रोमेटोग्राफी को आप एक ही रजिस्टर में या एक ही पेज पे लिख सकते हैं। तो उससे आप उन सभी को इजी वे में यानी उनका जो डिफरेंस है वो भी आप इजी वे में समझ पाएंगे और एक ही पेज में आप इजी वे में उनको याद कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आप एनालिसिस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और इजी वे में पढ़ पाएंगे और आपको ज्यादा समय भी नहीं देना होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी नोट्स को बनाने में, बट जब आप एग्जाम में इनको पढ़ेंगे तो ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके के आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे बता सकते हैं। तो आगे आने वाले
समय में मैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिससे कि आप उनको बहुत ही इजी वे में पढ़ सकें और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।